Bismillahirrahmanirrahim. This is our session number 21 ji, in school management program, school establishment or school development plan ji. Previously we were talking about the roles of heads कि एक हेड की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हेड का टीम को सपोर्ट करने में क्या रोल होता है। किसी भी कैंपस में, स्कूल, कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी में जो हेड का रोल है वो अबव ऑल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी टीम जो होती है वो रिलाई कर रही होती है हेड की सपोर्ट पे, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी। और हेड ने हर चीज़, चाहे वो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को कन्वे करना है, उस प्लानिंग से रिलेटेड लोगों को ट्रेन करना है, यानी ट्रेनिंग से मुराद क्या, उनकी अवेयरनेस या क्लैरिटी, सेल्फ क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ द पर्पस जी, क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव जी, या क्लैरिटी ऑफ द पॉलिसी प्लान। उसमें हमने सेगमेंट डिस्कस कर रहे थे दैट एवेल्यूएशन, लेसन एवेल्यूएशन, जैसे हमने कुछ चीज़ें प्रीवियसली डिस्कस की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री लेसन प्लानिंग, कि प्री लेसन प्लानिंग चाहे वो उस लेसन से पहले जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग में डिस्कस हुई हैं वहाँ से लेके फिर इनसाइड क्लासरूम, ठीक है, चाहे वो स्टार्टर था, रिसेप्शन स्टेप्स थे, चाहे वो उसका वार्म अप था, चाहे वो मेथडोलॉजी थी, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए कि भाई किस तरह के मेथडोलॉजी को लिंक करना है उन टास्क्स के साथ, उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उन स्किल्स के साथ, कॉम्पिटेंसीज़ के साथ, लर्निंग आउटकम्स के साथ, या इवन फाइनली एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, मैं एक ये लिस्ट गिनवा रहा हूँ, शॉर्ट उसका रिकैप दे दूँ कि भाई मेरी मेथडोलॉजी जी है, जो भी मेथड है मेरा, ठीक है, उस मेथड के अगर आप एक तरफ रखें उसकी प्लानिंग में ख़ास तौर पे कि उसके टास्क्स कौन कौन से थे जी, चाहे वो लैंग्वेज स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं, चाहे वो उसकी कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे वो बुक के एंड में एक्सरसाइज है, ठीक है, चाहे कोई राइटिंग टास्क है, उससे कंपोजिशन है, ठीक है, ग्रामर है, कुछ भी है, जितने टास्क की एक लिस्ट है, वो उस लिस्ट को मैंने अपनी मेथडोलॉजी में कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है, चाहे वो लेसन मेरा 80 मिनट्स का प्लान हो रहा है या 120 मिनट्स का प्लान हो रहा है, या वो 3 पीरियड लेसन है, ठीक है, वो 4 पीरियड है, 5 पीरियड लेसन है, और साथ उसके मैं अगर कोई एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा, एक तो हमने जो अपनी मेथडोलॉजी में वाक में रखा तो वही सारा वो एक्टिविटी बेस्ड है, इंटरेक्टिव है। एक्टिविटी का मकसद ही क्या होता है, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना, तो वो ऑलरेडी उसमें एक्टिविटीज़ वो सारी हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में उसके साथ कोई एक्स्ट्रा और करने की ज़रूरत नहीं होती। वही अगर कंसिस्टेंटली कुछ अर्सा की जाए तो दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर भी स्टिल अगर कुछ आप उसमें डिफरेंट एक टच लाना चाह रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि वो आपकी टास्क लिस्ट क्या है, उसके साथ वो एक्टिविटीज़ मैच करें, यानी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो, ये ना वो सिर्फ एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी रह जाए। वो हम सारा डिस्कस कर चुके थे जी। नाउ मूविंग अहेड जी, कि अब उसके अलावा कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एवेल्यूएशन में जिन पे फोकस होना चाहिए। और मैं एवेल्यूएशन का बार बार एक बात ये कह रहा हूँ कि ये कुछ सज़ा और जज़ा का कोई ट्रायल नहीं हो रहा, ठीक है। एवेल्यूएशन अबव ऑल सिस्टम की होती है, एवेल्यूएशन अबव ऑल हेड की अपनी होती है कि क्या वो सिस्टम, पॉलिसी, मैकेनिज़्म, ठीक है, करिकुलम को या जो भी आप कह लें कोई नॉर्म्स सेट हुए हैं उनको कन्वे करने में कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और मोस्टली जो देखा गया वो चीज़ें प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पा रही होती, या कन्वे की गई होती हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें आप उसको, ठीक है, या कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें ऑब्लिवियस एलिमेंट का शिकार हो जाती हैं, यानी भूल जाता है इंसान को, दिमाग में नहीं रहती। तो वो एवेल्यूएशन इस सब्जेक्टिव के साथ कोई रिफ़्रेशर एक होता है कि मैंने देख लिया कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें ठीक हैं, गलत हैं, वो बेसिकली मैं अपनी एवेल्यूएशन करके अपने पास एक रिपोर्ट बना लूँगा कि मैंने, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें जो गलत हैं वो ना हों, जो कमज़ोरियाँ हैं वो ठीक हो जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए जी। अब उसमें आप कह लें जी कि कुछ और चीज़ें जो हमने बेसिक पिछली डिस्कस की थी उसके साथ ऐड करते जाते हैं। मोटिवेटिंग एबिलिटी जी, और मोटिवेशन, कि कोई भी लेसन है जब उसको सिर्फ मैंने इस हद तक देना है कि भाई आई एम सपोज टू डिलीवर इट जी, ठीक है, आई एम टू डिलीवर दैट कंटेंट जी, उसको और लेवल पे ले जाएं जी, या सिर्फ मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवानी है। उसके तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं भी, किसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या सब के लिए है, या अबव एवरेज के लिए है, एवरेज के लिए है, बिलो एवरेज के लिए है, क्या वो टारगेटेड है, नहीं है, वो हम डिटेल में प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके साथ क्या कि दैट मोटिवेशन जनरली आप कह लें कि 2 टूल्स होते हैं ना,
कि एक आपकी क्या, जिसको आप कह रहे हैं कि भाई वो लेक्चरिंग मोड में मोटिवेशन, या मोटिवेशन थ्रू स्पीच, मोटिवेशन थ्रू वर्ड्स, और दूसरी आप कह लें कि प्रैक्टिकल मोटिवेशन जी, कि वो टास्क्स के अंदर इंस्टिल्ड हो, टास्क्स के अंदर पैक्ड हो, कल्टीवेटेड हो, जो भी नाम दें उसको। यानी मैं आसान ज़ुबान में कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं क्लास में खड़े होकर बच्चों को अपने तकरीर के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए मोटिवेट करूँ, एक मेथड ये है। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को कभी भी गलत नहीं कहता, लेकिन हमने बेसिकली वी आर हेयर टू गो फॉर व्हाट ची इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम स्कूल और डेवलपमेंट ऑफ सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल, कि जो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, कि मैं 5 साल पहले जहाँ खड़ा था अगर आज भी मैं वहीं पे हूँ तो आई एम नॉट वर्किंग, क्योंकि टाइम चेंज होता जा रहा है ना। ठीक है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। वैरायटी सराउंडिंग में इतनी उस बच्चे को मिल रही है कि मुझे अपना सिस्टम अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो मैं उस सेंस में फिर कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने वो ऑप्शन है मेरे पास, अगर एक मैं कह लूँ ऑरल मोटिवेशन है मेरे पास, तो उसके साथ मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं उस पर फोकस करूँगा ना। और दूसरी मैंने क्या कह दिया, प्रैक्टिकल है जी या फिजिकल है। अब इसी के साथ अगर लिंक करें तो ये ऑरल दुनिया इसको देख चुकी है जी, इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिव है भी तो टेम्पररी है, परमानेंटली नहीं है। या अगर परमानेंट भी है तो हाउ कैन दिस बी टर्न इनटू एक्शन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने बच्चों को सपोज मॉर्निंग असेंबली में अपने लेसन में, क्लासरूम में, यहाँ बात हो रही लेसन एवेल्यूएशन की, तो क्लासरूम के अंदर मैंने बच्चों को मोटिवेटेड कर लिया है या मोटिवेटेड रखा हुआ है, दैट्स गुड, सुपर्ब। लेकिन असल चीज़ क्या है कि हाउ विल इट बी टर्न इनटू एक्शन जी, इसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे लेके आना है, वो इंपॉर्टेंट टास्क है। बच्चे का जहन इतना इस काबिल नहीं होता, ठीक है, अकॉर्डिंग कीपिंग इन माइंड हिज एज, हिज लेवल, हिज ग्रेड या हिज एक्सपोजर, जो भी आप नाम दें, कि उसने उसको एक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। वो ऑरल मोटिवेशन होगी, मैंने एक तकरीर कर दी, भाषण झाड़ दिया, ठीक है, कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने के ये फ़वायद हैं, फ़लाँ फ़वायद हैं, फ़लाँ फ़वायद हैं। बच्चे को जहन में, बच्चे का इवन कॉलेज लेवल तक कह रहा हूँ मैं, इवन मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक कह रहा हूँ, स्टूडेंट कह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट का माइंड एक इज़ ऑलवेज देयर full of certain questions that this motivation is superb, but how to bring practicality along with that, how to give it practical shape, तो उसको practical shape में कैसे लाया जाए, वो ज़्यादा important है। मतलब मिसाल मैं आसान दूँ कि बच्चों को हमने कह दिया कि जी मेहनत करें, ठीक है, या रेगुलर पढ़ें, रोज़ काम करें, और उनको मोटिवेट हमने कर दिया, लेकिन बच्चा जब घर जाएगा उसका दिमाग जो होता है वो चाह रहा होता है कि दैट हाउ टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिकल फॉर्म। तो उसका मिसाल के तौर पे साथ अगर हम उसको कुछ स्केजुअल या स्केजुअलाइज करना, चीज़ों को सिस्टमैटिक अप्रोच की कोई टिप्स दे दें, फिर वो मोटिवेशन सोने पे सुहागा हो जाएगी। फिर वो मोटिवेशन विल बी टर्न इन टू व्हाट प्रैक्टिकल फॉर्म, कि मैं इवन उसको अगर मिनट्स निकाल के दे दूं कि फ्रॉम वेयर टू बिगिन, हाउ टू डू इट, am I clear जी। फिर उस कैजुअल के साथ मैं उसको स्टडीज का मैकेनिज्म जी, यानी देखें, एक तो मेरी होगी टीचिंग मेथडोलॉजी। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या है कि हम टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचर्स मेथड, स्कूल्स मेथड, सारा इस पे फोकस होता है। नाउ मेक इट रिवर्स, बच्चे का क्या मेथड है, उसने कैसे प्रिपेयर करना है उसने कैसे उसको रिटेन रखना है, उसने उसको मेमोराइज कैसे करना है, और उसने उसके थ्रू मेमोरी इन्हेंसमेंट कैसे करनी है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की एप्लीकेशन कैसे होगी। क्लासरूम में तो मैंने करवा दी, लेकिन व्हेन ही हिमसेल्फ वांट्स टू, यानी मैं आसान इसको दो हिस्सों में करूं, एक होता है टीचर की टीचिंग और एक होता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन या उसकी स्टडीज। टीचर की टीचिंग में वो सारे सेगमेंट क्या क्या हैं, यूजुअली वी फोकस ऑन
दीज थिंग्स जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एक सेगमेंट है जी, बच्चे ने उसको स्टडीज कैसे करनी है, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसका क्या प्लान होगा, इनके बारे में ब्रीफिंग कह लें, ओरिएंटेशन कह लें, या प्रैक्टिकल टच उसके साथ, वो क्लासरूम के अंदर ही होता है जो होना चाहिए, जिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यानी मैंने क्या पढ़ाया है, पढ़ा दिया है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे ने अब उसको कैसे प्रिपेयर करना है, बच्चा जब उसको प्रिपेयर कर रहा है, उसमें उसको प्रॉब्लम्स कौन सी आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। प्रॉब्लम्स की मिसाल मैं फॉर एग्जांपल दे दूं, जो मुझे लग रही होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे का दिल ही नहीं कर रहा होता पढ़ने का। उसके लिए एक सजेस्टेड टिप होती है कि कंबाइंड स्टडी सिस्टम, जिससे दुनिया में ग्रुप स्टडी का, ग्रुप टास्क का कॉन्सेप्ट आया, कि अगर उसका अपना दिल नहीं भी कर रहा, कोई ऐसी अरेंजमेंट पेरेंट्स को सजेस्ट कर दी जाए कि बच्चे को ग्रुप स्टडी में कहीं ले आए, कोई कंबाइंड स्टडी में ले आए। जिस तरह मैं मिसाल से आसान समझाऊं आपको, छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी उम्रें 3, 4, 5 साल हैं, अगर आप उनको इकट्ठा बिठा दें तो बाज़ का जो 3 साल वाला नहीं है तो वो 5 साल वाले को देख के काम करना शुरू हो जाता है, और बाज़ का 5 साल वाले को 3 साल वाले से मोटिवेशन मिल जाती है। वो सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं होती, वो बेसिकली सेंस ऑफ कोऑपरेशन होती है, ये सेंस ऑफ मोटिवेशन होती है। यानी हमने हर चीज़ को कंपटीशन में उलझा के रख दिया है कि वो कंपटीशन नहीं है, बेसिकली वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट मोटिवेशन। मैं बड़ा हूं, मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो सम टाइम हो सकता है मैं किसी छोटे को देख के मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। एम आई क्लियर जी? गेटिंग माय पॉइंट? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। सपोज दूसरा मिसाल है, बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, अब उस टॉपिक में से हाउ टू एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स आउट ऑफ इट जी, उसको हमने क्या कहा, हमने अपनी मेथोडोलॉजी में वो बबल चार्ट क्यों रखा है, अब आपको समझ आ रही होगी कि वो बच्चे को बेसिकली हम साथ एक ट्रेन कर रहे हैं कि दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ टू डेवलप कॉम्प्रीहेंशन स्किल, कि सारी ज़िंदगी उसके साथ टीचर ने नहीं रहना। टीचर हमेशा उसको हर टॉपिक के पॉइंट्स निकाल के नहीं देगा, टॉपिक में से पॉइंट्स के इस्तिखराज कैसे करना है ये नहीं करके देगा उसको। वो बेसिकली इनडायरेक्टली उसकी ट्रेनिंग हो रही है साथ, कि दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन, and finally how to represent that information, reproduce that information both in oral and written form. This is called motivation ji. Are you getting my point जी? कि मैंने हमें इस मेथोडोलॉजी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं वॉक पे? क्या आप इसका एक जवाब यूं भी दे सकते हैं वन पॉइंट जी, कि दैट दिस इज मोटिवेटेड entwined methodology जी, मोटिवेशन entwined, मोटिवेशन instilled, या आसान जुबान में मोटिवेशन इंजेक्टेड मेथोडोलॉजी जी, जिसमें कुछ चाहे ना चाहे, चाहने ना चाहने से मुराद में कभी भी कोई टीचर नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट ना करे। या मैं मुराद कह रहा हूँ कि बाज़ का जहन में होता है, बाज़ का जहन में नहीं रहती चीज़, कि ये मेथोडोलॉजी जब फोकस हो रही है तो ऑटोमेटिकली आप बच्चे को एक प्रैक्टिकल मोटिवेशन दे रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे 2 चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ जी। कौन सी 2 बातें? एक बबल चार्ट और दूसरा क्या जी, R1 R2 जी। अब देखें, वो मोटिवेटेड ही नहीं होता ना बच्चा जो होमवर्क नहीं कर पाता, वो पहले बात उसके लिए बुक खोलना मसला है, वो दिल ही नहीं कर रहा होता उसका बुक खोले। क्यों वो बुक खोले? उसे मुश्किल लग रहा होता है। जो चीज़ मुश्किल लग रही होती है दैट कॉजेज फियर, प्लेयर एंड फियर व्हाट शी किल्स टैलेंट, फियर ऑफ inability to do something kills talent, number 1. Fear of doing wrong something kills talent. पहले तो उसके दिमाग में क्या होती है, एक चीज़, एक खौफ होता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। फिर वो खौफ की दूसरी कैटेगरी, या मैं कर भी पाऊंगा तो वो गलत होगा, मिस्टेक्स होंगी। उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में एक बबल चार्ट, माइंड मैप उसको दे दिया। दूसरा, क्लासरूम के अंदर जब हम उसे वो टास्क की रीडिंग 2 में बुक से इंफॉर्मेशन निकाल के, पॉइंट्स निकाल के,
या कंपोजिशन है, क्रिएटिव राइटिंग है, बबल चार्ट के थ्रू ऐसे राइटिंग, बबल चार्ट के थ्रू स्टोरी राइटिंग, बबल चार्ट के थ्रू एप्लीकेशन राइटिंग की प्रैक्टिस से मैं क्लास के अंदर ही करवा रहा हूँ, तो ये कह लें उसकी प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। जब वो क्लास के अंदर एक टास्क खुद कर लेगा, इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? दिस इज कॉल्ड व्हाट जी? प्रैक्टिकल मोटिवेशन जी। ये ऑरल नहीं है, जो हमने अपनी उस मेथोडोलॉजी में रख दी है कि प्रैक्टिकली जब बच्चा बबल चार्ट उसके 5 फिर 10 फिर 15 एक लेवल आएगा, 20 पॉइंट्स हैं, बच्चा 20 के 20 पॉइंट्स सिर्फ अपने माइंड में रख पा रहा है। पहले सिर्फ 20 के 20 में सिर्फ पॉइंट्स कह रहा हूँ, पॉइंट्स को दोबारा लिख पा रहा है, तो तकरीबन वो आधा मोटिवेटेड हो गया। दैट ही गॉट द ओवरऑल स्केच ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। फिर जब उसके बाद उस पर एक एक दो दो सेंटेंसेस शुरू में आप टूटे फूटे गलत वो लिखना शुरू कर रहा है, तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा है। करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब वो किसी भी बुक, जब उसके पास टीचर मौजूद नहीं है, दुनिया की कोई बुक पढ़ रहा होगा, बुक पढ़ के उसमें से वो क्या इन्फर कर सकेगा, एक्सट्रैक्ट कर सकेगा इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को फिर ऑर्गेनाइज कर सकेगा माइंड मैप की सूरत में, फिर उस माइंड मैप को यूटिलाइज करते हुए उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रोड्यूस कर पाएगा। जब वो इस लेवल पे आ गया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट जी? द एक्सट्रीम लेवल ऑफ मोटिवेशन जी। और बीइंग अ हेड, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि क्या मेरा टीम मेंबर, मेरे टीचर क्लासरूम के अंदर इस चीज को फोकस भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि क्या बबल चार्ट सिर्फ डिलीवरेंस की हद तक है, पॉइंट्स 5 पॉइंट हैं 10 पॉइंट उनको सिर्फ याद करवाने की हद तक भी है, या साथ उसकी मोटिवेशन भी है, या साथ उसके थ्रू जब बच्चों को करवा रहे हैं तो बकअप भी किया जा रहा है, साथ उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। बस आपने बबल चार्ट कर लिया, लो भाई आपका चैप्टर तो क्लियर हो गया, आपका टॉपिक तो क्लियर हो गया, बाकी काम तो बहुत आसान है। अब मैं जुबानी जाके बच्चों को क्लासरूम में कहूँ कि जी आपकी ये फ़लाँ सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, लेकिन साथ उनको कोई प्रैक्टिकल फॉर्म ना दूं उसको आसान बनाने की, तो वो दैट मोटिवेशन गोज इन वेस्ट जी। बल्कि उस मोटिवेशन के फिर क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। कि मैं बार बार उनको कहूँ मसला ही कोई नहीं है जी करना, लेकिन जब बच्चे के लिए रोज़ मसला होगा तो एक वक्त ऐसा होगा मेरी बातें उसको फजूल लगना शुरू हो जाएंगी, जिसका ओवरऑल एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आपको डिस्कस करूं कि आपके रिलीजियस प्रीचिंग्स कह लें, रिलीजियस मोटिवेशन कह लें, या जितने भी आप बातें कह लें कि लोगों ने अब उसको सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। क्यों? जब उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में, मैं बच्चों को ईमानदारी का दर्स, ऑनेस्टी का दर्स, सच्चाई का दर्स देता रहा हूँ, जब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में उनको मिलता नहीं है, उसका असर ही खत्म हो जाता है, वो कहते हैं फजूल बातें हैं। सो सेम इज देयर हियर जी। am I क्लियर जी? यानी मोटिवेशन हम किस फॉर्म में करेंगे? प्रैक्टिकल फॉर्म में। मैं उसके क्लूज भी दे रहा हूँ, फिर से उसके साथ देखें, आप ऐड करते जाएं। आपका टीपीएस भी मोटिवेशन था नहीं था? प्रैक्टिकल मोटिवेशन। मैं कहूँ आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये काफ़ी नहीं है जी। मैंने क्या किया, बच्चे को प्रैक्टिकली वहाँ से उठा के यहाँ बुलवा लिया, वो नहीं बोल पा रहा, साइलेंट खड़ा है, मैं उसको कुछ लुक में फीड कर रहा हूँ, विस्परिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि से इट विद मी, रिपीट इट विद मी। वो 3-4 जुमले मैं बिल्कुल मिनिमम लेवल से कह रहा हूँ। इवन इसको आप ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जाके देख लें जी। द स्टूडेंट्स कांट स्पीक, आइडियाज़ उनके माइंड में होते हैं, बातें सारी उनके माइंड में होती हैं, जो कुछ आप उन्हें बता रहे हैं, खासतौर पर बड़े बच्चे, उनको सब पता होता है उस चीज़ का, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन जब मैं अपने साथ खड़ा करके, ठीक है, उनको विस्परिंग करूंगा, वो क्या है, ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि दे कैन डू इट जी। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा जी, आपका बबल चार्ट था, पहले वही बच्चों से वो टॉपिक है, उनको रटा मारने के लिए हो सकता है घंटा लगे। अब आपने उनको एक क्या आसान फॉर्म में एक माइंड मैप दे दिया, जो अभी एक टॉपिक का है। बड़े बच्चे हैं तो फिर उसको वो पूरी बुक पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉलेज लेवल पे 12-13 चैप्टर होते हैं, फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के। आप उनको 12-13 चैप्टर्स के अगर माइंड मैप, बबल चार्ट बना के देख लें, देखिएगा बच्चों को वो आसान लगना शुरू हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी बुक, असल में तो ये 12 पेजेस थे, ये 12 माइंड मैप थे, 12 बबल चार्ट थे, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं सिर्फ। अगर आप मेरी बात या मैं अपनी बात सही मानो में समझा पा रहा हूं तो, यानी 12 चैप्टर्स हैं, तो मैंने बच्चों को क्या कहा, चैप्टर 1 है, पहले सिर्फ उसका माइंड मैप बना लो जी, सिर्फ उसका स्केच बना लो जी,
उसका फ्लो चार्ट बना लो जी पॉइंट्स का। तो यानी देखें उसको हो सकता है 30 पेजेस का वो चैप्टर हो, बच्चे का माइंड क्या देख रहा होता है पहले 30 पेजेस को, और अक्सर आपने नोट किया होगा बच्चे पेजेस गिन रहे होते हैं, पेजेस उलट के देख रहे होते हैं हमने कितना प्रिपेयर करना है। वो जब 30 पेजेस का फिगर उनके माइंड में आता है तो वो उनको डीमोटिवेट कर देता है, ठीक है, वो उनको उनका एक एटीट्यूड कमज़ोर पड़ जाता है। वही मैं जब उनको कहूँ ये 30 पेजेस जो हैं इसमें तो टोटल ये वाली ये पॉइंट्स हैं, ये माइंड मैप है, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स, टीचर का काम क्या होता है जी, रिलैक्स करना बच्चे को। टीचर का काम ये नहीं अब मैं वही क्लास में खड़ा होकर कहूँ अगर आपने मेहनत ना की आप फेल हो जाएंगे, अगर आपने ये ना किया आप फेल हो जाएंगे। मैं पहले दिन ही उनको, अगर मैं समझूँ मैं उनको डरा के उनसे काम करवाऊंगा, तो मैंने पहले लफ्ज़ एक यूज़ कर चुका हूँ, सारी दुनिया इसको कहती है, डिस्कस कर चुकी है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इसको लिखा है कि फियर किल्स टैलेंट जी। वो खौफ जो होता है इटसेल्फ जो है वो टैलेंट की निगेशन है, खौफ इटसेल्फ जो है वो एक डीमोटिवेशन है। फिर हमने क्या कहा बबल चार्ट के बाद जी, R1 है तो बच्चों को प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है, R2 खास तौर पे है तो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है। हर टास्क जो मैं करवा रहा हूँ मैं बच्चों से करवा रहा हूँ, एंड आई एम स्टैंडिंग बाय देम, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ, आई एम अमंग देम। अब ये सारी फॉर्म्स आपको प्रैक्टिकल मोटिवेशन की नज़र आ रही है नहीं आ रही हैं जी। बीइंग अहेड मैंने यहाँ फोकस करना है कि आया ये इसके थ्रू बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं टीपीएस के लिए बच्चे को बुलवाऊं, ठीक है, और वो ना बोल पाए और उसको मैं कह दूं वैसे तो बड़े टाटर करते हो अभी भी नहीं बोला जा रहा आपसे। नो, दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। बच्चे को बुलवाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको फ्रंट पे लाना ऑब्जेक्टिव है। बबल चार्ट माइंड मैप के 10 पॉइंट्स हैं, उसके फिंगर टिप्स पे वो नहीं रख पा रहा, जहाँ वो झिझक रहा है मैं उसको लुकमा दूंगा। सपोज उससे 6th पॉइंट स्किप हो रहा है, मैं उसको हेल्प दूंगा, ठीक है। R1 R2 के वक्त वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, मैं उसको इन्वॉल्व करवाऊंगा खुद उसके साथ जाके। मैंने उसको कहना नहीं है आप ये करो, मैंने उसके साथ मिल के उससे करवाना है। ये एक जुमला बोल रहा हूं जी। यानी मोटिवेशन बेस्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए जी, सारी मोटिवेशन बेस्ड टास्क होने चाहिए। अब वो डिपेंड करता है जी। अब मैं देखें मैं इवन असेसमेंट भी कह रहा हूं, चाहे वो पेपर मैनिफेस्टेशन है, पेपर असेसमेंट है, ऑरल है, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। मैं देखें फॉर एग्जांपल आपके सामने दो रखे हैं जी। एक बच्चा है जी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है जी, जो ऑलरेडी मेरे पास आया है, उसकी वो पेपर के ऊपर असेसमेंट जो उसने दी है या बोल के की है, प्रेजेंटेशन दी है, बहुत अच्छी थी। और दूसरा बच्चा है जो लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट था या जीरो पार्टिसिपेंट था प्रीवियसली, अब उसने थोड़ा सा इंप्रूव किया है जी। तो आपको क्या लगता है मुझे ज्यादा इस बी बच्चे को इनकरेज करना चाहिए या ए को? और अगर ए पहले अच्छा था और अभी भी वैसा ही है तो मैं फिर कहूं कि वो वहां तो इंप्रूवमेंट इतनी नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि जी असेसमेंट को एवेल्युएट करने के लिए भी हमें कुछ एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि इदारों में ये हेड्स की तरफ से होता है। मैं इवन पेपर चेकिंग की भी बात कर रहा हूं, मैं नोटबुक चेकिंग की भी बात कर रहा हूं। क्लियर? द वर्ल्ड सेज एजुकेशन की जो अथॉरिटीज हैं वो कहती हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो प्रीवियसली, मिसाल के तौर पे प्रीवियसली वो एग्जिस्ट कर रहा था किस पे, 60% परफॉर्मेंस पे, मिसाल 60% ग्रेड्स पे, ठीक है, और वो 60% से किस पे जा रहा है, 65% पे। और एक बच्चा है मिसाल के तौर पे वो 30% पे एग्जिस्ट कर रहा था, अगर वो 30% से जंप करके किस पे जा रहा है और उसमें क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है बहुत अच्छा होगा, इसकी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी हो, इसका एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा हो। इस बच्चे का पहले लैंग्वेज कमजोर थी, एक्सप्रेशन जीरो था, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली 30 से 60 पे जंप करवाऊंगा, मैं इसको ग्रेड ज्यादा दूंगा। क्यों? ही इज इंप्रूविंग, मैं इसको इंकरेज करूंगा। दैट्स व्हाई इंटरनेशनली नाउ असेसमेंट गॉट डिफाइंड एज फॉर द सेक ऑफ इंकरेजमेंट जी। कि असेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या कर दी है उन्होंने, या पर्पस ही क्या, ऑब्जेक्टिव ही क्या कह दिया उन्होंने कि असेसमेंट इज दो मैं नेगेट नहीं कर रहा, टू चेक बेसिकली सिस्टम, प्लानिंग, टीचर, इवन चाइल्ड। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि असेसमेंट मस्ट बी देयर जी फॉर द सेक ऑफ इंकरेजमेंट, कि बच्चे को हमने हर वक्त ये इंप्रेशन देना होता है दैट यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग,
दैट्स गुड, दैट्स सुपर्ब, दैट्स एक्सेलेंट, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर इम्प्रूविंग समथिंग, तो वो और इम्प्रूव करता चला जाएगा। अगर असेसमेंट मैंने ये की, मैंने असेसमेंट उसको साबित किया कि यू आर ज़ीरो, यू आर नथिंग, यू आर कैपेबल ऑफ नथिंग, आप कुछ करने काबिल नहीं है, तो वो असेसमेंट मेरे फिर किसी काम के नहीं है। तो मोटिवेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट्स जी, वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स टू इम्प्रूव दैट चाइल्ड। मकसद क्या है? कोई पर्चा लेके, इम्तिहान लेके, असेसमेंट करके, क्लास में बिठा के कोई ये साबित करना नहीं है कि कुछ बच्चे जो हैं जी दे आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि वो दुनिया में किसी काम के नहीं है। अगर मैं साबित भी कर दूं जी एक बच्चा बिल्कुल भी ज़ीरो है, तो क्या, देन व्हाट, मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ देखेंगे एक क्लैश और एक कंट्रास्टिव एलिमेंट नहीं है, वो बच्चा है भी मेरे पास, साल पूरा रखा भी मैंने अपने पास है, और साल के बाद मैं आग पे एंड पे कह रहा हूँ जी वो किसी काम का नहीं है जी। तो साल के बाद में नहीं, वो फिर साल के शुरू में ही पेरेंट्स को बुला के उनसे मीटिंग हो जाए, उनसे डिस्कस हो जाए, जी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, क्लियर, कुछ और उसका कोई प्लान डिराइव किया जाए ना, प्लान बी ना, उसको छोड़ना तो नहीं होता ना फिर, या फिर उसकी फील्ड चेंज की जाए, उसका डिसिप्लिन चेंज किया जाए, उसका एनवायरनमेंट चेंज किया जाए, या कुछ और फिर हमें करना चाहिए। साल के एंड में जाके कह देना कि वो किसी काम का नहीं है, ये गलत ज़्यादती है जी। फिर जी फ्लेक्सिबिलिटी जी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचर जी, फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हाट जी, adapting himself or herself according to students जी, according to children, according to students। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। मैं यहाँ 2 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जी, विच आई ऑलवेज मैंशन व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय टीचर्स जी। एक क्या होता है आपका टीचर्स सर्कल जी, टीचर स्पेक्ट्रम जी, स्फीयर, और एक क्या होता है जी स्टूडेंट स्फीयर, स्टूडेंट सर्कल। मैं इसको आसान मिसाल से यूं समझाऊं जी, व्हाट आई लर्नड कि सपोज जी द स्टूडेंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, am I clear जी। ये पहले तो एक एजुकेशन कहती है कि कन्फ्रंटेशन, ये मतलब मैं लेक्चर क्लास उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल रोल की बात कर रहा हूँ। व्हाट एम आई ट्राइंग जी, आई एम एक्चुअली देयर विद माई स्ट्रेच्ड आर्म, क्लियर, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दैम हियर। टास्क तो असल ये है ना कि उनको वहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाना, क्लियर, यानी क्या मुराद, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, मैं उसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ ना। पर्पस तो ये, ऑब्जेक्टिव तो ये है ना। ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है ना मैंने बच्चों को इम्प्रेस करना है, ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है ना मैंने उनके ऊपर अपना इल्म झाड़ना है, या ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है ना मैंने उनको सिर्फ एक पेपर पास करवाना है, कुछ उनको ग्रेड्स दिलाने हैं। वो हैं पेपर पास कराना, ग्रेड्स दिलाना, वो टास्क है, मैं सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। यानी बेसिकली ये स्ट्रगल ही क्या होती है जी, इसको अगर आप वन वर्ड में कंक्लूड करें जी, टू एक्चुअली ब्रिंग देम फ्रॉम दैट लेवल टू दिस लेवल। ठीक है ना, स्टेप वाइज ना, कि कोई टीचर है, प्रोफेसर है, वो पीएचडी हैं, तो उस बच्चे ने भी किसी दिन उस पीएचडी लेवल पे पहुंचना होता है ना। कोई एमफिल है तो उस एमफिल लेवल पे पहुंचना होता है ना। गेटिंग माय पॉइंट जी। अब इसका तरीकाकार 2 अप्रोचेस बताई गई हैं। एक क्या है जी, मैं उनका वहां से हाथ पकड़ूं और उनको घसीट के वहां से यहां लेके आऊं, क्लियर, या उनको फोर्स करूं। और दूसरा तरीका क्या है, मैं क्यों ना अपना सर्कल थोड़ी देर के लिए, अब देखें उनको वहां से यहां लाना मुश्किल है या नहीं है। द टीचर हु इज स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ देम, या मैं फिर क्या कह रहा हूं, वो पीएचडी होंगे, ठीक है, वो एमफिल होंगे, ठीक है, वो बीएस होंगे, कोई इनकी क्वालिफिकेशन होगी। और बच्चा आपके सामने जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज कर लो, वो एमएस होगा, बीएस होगा, इंटर का स्टूडेंट होगा, मैट्रिक का होगा, मिडिल जीएस का होगा, जूनियर स्कूल का होगा, इवन नीचे ग्रेड 1 का होगा। बच्चा ग्रेड 1 का है, सामने टीचर क्या है जी, मास्टर्स खड़ी हैं या बीएस खड़ी हैं जी। गॉट माय पॉइंट जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस बच्चे को वहां से उठा के यहाँ लाना नॉर्मली, इज इट इवन पॉसिबल? अगर मैं डिफिकल्ट ना भी कहूँ, मुश्किल ना भी कहूँ, क्या मुमकिन भी नजर आता है ये? दूसरा आसान तरीका क्या है कि व्हाई नॉट आई मे लीव माई प्लेस, क्लियर, एंड आई ज्वाइन देम।
कि मैं अपनी जगह छोड़ दूं, वहां उनके सर्कल में चला जाऊं, उनके सर्कल में आई मस्ट स्टैंड अमंग देम जी। सो डोंट यू थिंक दैट कि मैं उनके बीच में जब हूं तो आहिस्ता 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 इंकरेज करते वक्त, बकअप करते वक्त, प्रैक्टिकल काम करवाते वक्त, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाते वक्त, क्लियर, अपने साथ मिल के काम कराते कराते एक वक्त ऐसा आएगा मैं उनको वहां से मूव करके यहाँ पे ले आऊंगा ना। क्लियर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर जी, ये मैं देखें, ये 2 मॉडल्स हैं। एक से क्या है, आई एम एक्चुअली ड्रैगिंग देम टू माई सर्कल। दूसरा क्या है जी तरीका, देखिएगा जरा, कि आई एम एक्चुअली ज्वाइनिंग देयर सर्कल एंड स्लोली जी आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन द ट्रैक टू माई सर्कल जी। कौन सी अप्रोच आपको ज्यादा बेहतर लग रही है जी, ए या बी? ऑब्वियसली बी इज द मोस्ट सुटेबल, द मोस्ट प्रैक्टिकल, विद मैक्सिमम रिजल्ट्स जी, विद मैक्सिमम आउटकम्स जी। लेकिन इस सारे के लिए मुझे क्या चीज चाहिए जी, अवेयरनेस। इस सारे मुझे क्या चाहिए, इसकी अवेयरनेस जी। अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट जी, देयर कॉन्टेक्स्ट, जिसकी बेस, वो कॉन्टेक्स्ट उनका क्या है, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कॉन्टेक्स्ट जी। मैं मेंटल कॉन्टेक्स्ट नहीं कह रहा, माइंड सब बच्चों के जहां जिनकी कोई बायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है उनको छोड़ के, जो नॉर्मल बच्चे हैं सारे, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिमागी नहीं कह रहा मैं, उनका प्रीवियस एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। वो कहीं किसी के पास रह के आए होते हैं। इवन आपके पास अगर प्री स्कूल में भी आए हैं तो फिर कम से कम 3 साल वो घर में कहीं तो रह के आए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा किसी ऐसी फैमिली में रह के आया जहाँ वो पहला ही बच्चा है, उसके साथ सराउंडिंग में और कोई बच्चा है ही नहीं है, या उसके साथ कन्वर्सेशन कम होती है, ठीक है, फादर वर्किंग है, मदर वर्किंग है, या वो किसी सेक्लूडेड इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसका तो आप कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल पहले ही आपने फर्ज कर लेना 0 होगा, क्योंकि उसके साथ नॉर्मली मैक्सिमम टाइम कन्वर्सेशन होती ही नहीं है, या होती भी है तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो मौका ही नहीं मिल रहा होता। गॉट माय पॉइंट जी। उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, मैंने कल फिर जी अनफॉर्चुनेटली जी बड़ी मादरत के साथ फेसबुक पे एक टर्म पड़ी, वो फिर तो कोई वर्कशॉप सेशन है जी, और है किसके लिए, स्लो लर्नर्स के लिए जी। कि हम बच्चों को हर वक्त खुद उनके सामने कह रहे होते हैं स्लो लर्नर स्लो लर्नर, और ये बात हम भूल जाते हैं, हम खुद उनको स्लो लर्नर बनाते हैं। क्लियर। यहाँ पे जब मैंने, मेरे पास अगर 30 बच्चे हैं, 35-40 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना मेंटेन, ये मैं बार बार इसलिए डिस्कस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस टर्म को दुनिया कब की रिजेक्ट कर चुकी है, स्लो लर्नर की टर्म को यूज करना एक मॉरली क्राइम समझा जाता है जी, एक अखलाकी जुर्म समझा जाता है टीचर की तरफ से, कि अलाउड ही नहीं है दुनिया में अब ये स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर की टर्म यूज करना जी। और बड़ी माजरत के साथ हम ओपनली उसको इवन फेसबुक की पोस्टों के ऊपर लिख रहे होते हैं कि जी वो ट्रेनिंग सेशन किसके लिए हो रहा है, स्लो लर्नर्स के लिए जी। उसका नाम बदल दें उसका, बेशक इंतहाई अदब एहतराम के साथ जी, कि स्लो लर्नर्स नहीं है, आप यूँ कह दें कि जिनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है मेरी वजह से, यानी टीचर की वजह से, सिस्टम की वजह से, पॉलिसी की वजह से। अब वो कॉन्टेक्स्ट क्या है उन बच्चों का, सोशल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, जो हम बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले जी चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट में, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में कहाँ रखी थी जी, स्टूडेंट फाइल में। इसका मतलब है कि व्हेन द हेड इज देयर फॉर एवेल्युएशन, जिस ग्रेड जिस लेवल में हेड बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है उसकी स्टूडेंट फाइल भी उनके पास होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि इस क्लास में जो कंसंट्रेशन लेवल कम वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, कितने बच्चे हैं जो लेस पार्टिसिपेंट हैं या एवरेज पार्टिसिपेंट हैं, कितने हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, कितने हैं जो होमवर्क में बहुत अच्छे हैं और कितने हैं जो होमवर्क में बहुत पुअर हैं। और मैंने लेसन एवेल्युएशन के दौरान देखना है कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट उसी के अकॉर्डिंगली हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेंट ने टीचर को कैप्चर किया हुआ है, और ये हो जाता है नेचुरली, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कैप्चर द टीचर, वो टीचर को कैप्चर कर लेते हैं, वो शाइनिंग स्टार बन जाते हैं, वो आंख का तारा बन जाते हैं। मैं इसको कोई गलत नहीं कह रहा,
लेकिन इट्स टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जी टू केटर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट जी, या पैसिव स्टूडेंट्स जी, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं या लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं या इवन पैसिव हैं जो बच्चे क्लास में, क्या वो 40-45 मिनट के दौरान कोई ऐसा प्लान नजर आ रहा है? मैं परफेक्ट नहीं कह रहा, एक्सेलेंट नहीं कह रहा, सुपर्ब नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम नजर आ रहा हो कि मेरे माइंड में कोई प्लान है, मैं उस प्लान का ऑब्लिवियस तो नहीं हूं, मैं स्टूडेंट फाइल से फॉरगेटफुल तो नहीं हूं, अनमाइंडफुल तो नहीं हूं। am I clear जी कि क्या मैं 45 मिनट्स में मैंने अपने वो प्लान में वो बच्चे रखे हुए हैं ध्यान में, चाहे वो टीपीएस में कह रहे हैं, चाहे वो बबल चार्ट की मेंटेनेंस के वक्त कह लें, चाहे बबल चार्ट की इलेबोरेशन के वक्त कह लें, चाहे रीडिंग 1 में कह लें, रीडिंग 2 में कह लें, चाहे वो किसी काइनेस्थेटिक टास्क में कह लें, चाहे या इवन असेसमेंट में कह लें, उस सारे प्रोसेस में मैं इस चीज़ पे बीइंग हेड नज़र रखूंगा कि मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है, और वो नज़र क्यों रखूंगा जी? एज अ सपोर्टिव रोल, एज अ रिमाइंडर जी, लाइक अ विसल ब्लोअर जी, कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ड्यूरिंग क्लास आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैंने देखा है कि ये वाले बच्चे इग्नोर हो रहे थे, ये सेगमेंट इग्नोर हो रहा था, या फिर मुझे चाहिए कि मैं बार बार देखूं, डिस्कशन के बाद में नहीं हो रहा तो मैं प्रैक्टिकली खुद करके दिखा दूं। समटाइम ऐसा होता है मैं टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा हूं जी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर एक लेवल ऐसा आता है कि जब मैं समझूं कि वो मेरी बात मैं कन्वे नहीं सही कर पा रहा, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे फिर क्या चाहिए? एज अ रोल मॉडल मुझे जाके एक आध लेसन पढ़ा देना चाहिए, मुझे उस लेसन में वो सारी चीज़ें जो फ्लॉज मुझे नज़र आ रही हैं उनको कवर करके दिखा देना चाहिए। am I clear जी? नेक्स्ट वन जी, मॉनिटरिंग जी। मॉनिटरिंग व्हाट जी? स्टूडेंट्स एक्टिविटीज जी, या स्टूडेंट्स लर्निंग कह लें, स्टूडेंट्स टास्क कह लें, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कह लें, क्या वो भी प्रॉपर मॉनिटर हो रही है, नहीं हो रही है? क्या उनका कंसंट्रेशन लेवल है या नहीं है? और उसके लिए कौन से टूल है? जो मैंने आपको कहा था मोस्टली यूजुअली जो होता है सबसे आसान जो ये कॉमन टूल है वो क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, वो आई कांटेक्ट होता है, ठीक है। फिर जब प्रैक्टिकल टास्क हो रहा है, फिजिकल टास्क हो रहा है, वो उसमें तो ईजी है देखना, राइटिंग टास्क हो रहा है उसमें देखना। इस तरह मैंने क्या कहा था कि टीचर को डाइस छोड़ के, सपोज टीपीएस के दौरान अगर दिए हैं, टीचर ने टास्क दिए हैं जी कि भाई यू गॉट 2 मिनट्स जी, इसमें कोई डिस्कशन करें, फिर उसके बाद टीचर क्या यहाँ से मूव करके वहाँ चला गया, मॉनिटर कर रहा है कि क्या सारे बच्चे वाकई कोई डिस्कशन का माहौल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। जिस ग्रुप में ना बन पा रहा हो मैं उस ग्रुप का खुद मेंबर बन के एक माहौल स्टार्ट कर दूंगा कि डोंट यू थिंक दैट दिस कुड बी द आंसर, डोंट यू थिंक दैट दिस माइट बी द आंसर, और व्हाट डू यू थिंक दैट विच आंसर वुड बी द बेटर आउट ऑफ दीज टू। am I clear जी? फिर आप कह रहे हैं जी जिस तरह रीडिंग 1 है उसमें साथ मॉनिटर करना, रीडिंग 2 है उसमें ख़ास तौर पे मॉनिटर करना। रीडिंग 2 में तो टीचर को हर वक्त बच्चों के बीच में रहना पड़ता है जी, और वो मूवमेंट बहुत क्विक चाहिए होती है। ये नहीं है मैं किसी एक ग्रुप को पकड़ के बैठा हूँ तो मैं 20-25 मिनट उसी ग्रुप से चिपका हूँ, नहीं, वो एक बड़ी रैपिड मूवमेंट होती है। मैंने एक ग्रुप को टारगेट किया, थोड़ा सा उनको एक टास्क पे लगाया, मैं दूसरे पे चला गया, नज़र मैंने रखनी होती सब पे, फिर मैं तीसरे के पास चला गया, फिर मैं चौथे के पास चला गया। वो एक क्विक मूवमेंट होती है, वो कहने एक मॉनिटरिंग है बेसिकली कि आर दे इन्वॉल्व और नॉट, इन्वॉल्व भी हैं या नहीं है। नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्वेश्चनिंग टेक्निक जी, the questioning technique of teacher
मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारी बातें तब चेक की जा सकती हैं, तब एवेल्यूएट की जा सकती हैं, तब ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं कि पहले ये क्लियरली कन्वेड हों या पहले ये करके दिखाई गई हों हेड की तरफ से। अब बीइंग हेड मैंने सिर्फ उनको सिंपल इंस्ट्रक्शन ही दे दी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही काफ़ी नहीं होता। मुझे कोई एक आध मॉडल लेसन देना चाहिए उनके सामने। मुझे मुख्तलिफ़ क्लासेस में प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें ख़ुद डिमॉन्स्ट्रेट करके उनको दिखानी पड़ेंगी, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की। सिर्फ ज़ुबानी हद तक ही काम नहीं है, पहले मैं उनको ख़ुद करके दिखाऊंगा ये ऐसे होती हैं। क्वेश्चनिंग जी, इट मस्ट नेवर बी जनरल जी, ये जनरल क्वेश्चनिंग तो कभी भी नहीं होनी चाहिए जी। इट बेसिकली किल्स कंसंट्रेशन लेवल। इसमें बच्चा एक टर्म यूज़ की जाती है, गैम्बलिंग पे भी आ जाते हैं बच्चे जो लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, जो पैसिव चिल्ड्रन है। उन्हें पता होता है क्लास में से 2-4 जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं जवाब दे देंगे। क्वेश्चनिंग मस्ट ऑलवेज बी टारगेटेड जी, मस्ट बी टारगेटेड। कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई टारगेट ज़रूर होना चाहिए जी। इफ़ नॉट ऑन पेपर एटलीस्ट इन माई माइंड, एंड इट मस्ट बी सेल्फ एविडेंट। फॉर एग्जाम्पल ये समटाइम क्वेश्चनिंग सिर्फ क्या होती है, टू कीप देम अलर्ट, टू कीप देम एक्टिव विद मी, टू कीप देम इन्वॉल्व विद मी। अब क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ आंसर नहीं है यहाँ पे जी, क्वेश्चनिंग है फॉर द सेक ऑफ व्हाट जी, कॉन्सेंट्रेशन। समटाइम क्वेश्चनिंग होती है फॉर द सेक ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ असेसमेंट। ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसमें कभी भी जनरल ना हो जी। जनरल हो भी तो वो उसका तरीकाकार क्या है, आई रेज अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करूंगा और स्टूडेंट इतने ट्रेंड हो उनको कहूंगा दे विल रेज देयर हैंड्स, जो हाथ खड़ा करेगा मैं फिर उससे पूछूंगा। या मैं पहले किसी बच्चे को पॉइंट आउट कर दूंगा फिर क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल इट बी अकॉर्डिंग टू यू जी, और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिड आई से इन द प्रीवियस पॉइंट, can you please help me out to repeat the previous point? Are you getting my point जी? जनरल क्वेश्चनिंग है, उससे मुराद क्या, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बास का एक सवाल मैं पूछता हूँ, पूरी क्लास आगे से बैक ज़बान उसका जवाब दे रही होती है, वो गलत है जी, बहुत गलत है वो। एक तो उससे एक नॉइजी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिससे बाकी क्लासेस डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है। दूसरा, उसमें मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा कि किसने जवाब दिया है किसने नहीं दिया या कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और जितने मैंने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो वन बाय वन मैंने आपको कहा कभी क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसलिए कि अलर्ट हैं या नहीं है सारे। इट विल कीप देम अलाइव ऑल द टाइम, दे विल बी रेडी। उनके दिमाग में एक बात होगी कि किसी से भी किसी भी वक्त कोई भी चीज़ दोबारा पूछी जा सकती है। सपोज मैं बबल चार्ट करवा रहा हूँ तो मैं उस बबल चार्ट के दौरान फॉर एग्जांपल मैंने 2 या 3 पॉइंट्स किए हैं, हर पॉइंट के बाद मैं वापस पढ़ूंगा व्हाट डिड आई से जी, व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ जी, व्हाट इज़ पॉइंट नंबर 3 जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा व्हाट डिड आई से जी, ये मेंटेनेंस फेज में, फिर मैं एलैबोरेटिव फेज में, हर वक्त बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। या मैंने अभी 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उनको फटाफट रेज कर दूंगा, आई कैन कॉल एनीबॉडी इन फ्रंट जी, कि आप आ जाएं जो अभी 3 पॉइंट मैंने मेंशन किए थे, सिर्फ मेंटेन किए थे, राइट देम अगेन या इवन से देम अगेन। टाइम शॉर्ट है, सिर्फ जुबानी बता दें, यानी ऑल द टाइम उनको एक्टिव रखना है, घुमा घुमा के पूछना होता है ये जी। इज दैट क्लियर जी? यानी हर बात के साथ मैं अब क्या है, मैं लेक्चर दिए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, लगा हुआ हूँ मैं जी, चाहे वो ग्रेड 1 है चाहे वो बड़ा ग्रेड है, जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरा सारा फोकस है किस चीज़ पे कि जी मैं डिलीवर कर लूँ, उस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ। दिस इज रॉन्ग जी, इट नीड्स स्पीड के साथ मैंने पूछना होगा वो। am I क्लियर जी? यानी हेड ने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करनी है कि क्या ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग सारे बच्चों को बारी बारी मौका मिल रहा है इन्वॉल्व होने का, या जो स्टूडेंट फाइल में लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट थे उनको टारगेट किया जा रहा है, जो बच्चे शाये हैं क्या उनको टारगेट किया जा रहा है, या उनको क्वेश्चन पूछ के सिर्फ सामने खड़ा हो रहा है, या उनको साथ कुछ लुकमा दिया जा रहा है बकअप करने के लिए।
हम क्लियर जी। क्वेश्चन में फिर कह रहा हूँ कि जितना लेवल ग्रेड कम होगा वहाँ क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ आंसर नहीं है, वहाँ क्वेश्चनिंग कैन बी देयर फॉर द सेक ऑफ मल्टीपल पर्पसेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए होते हैं वो क्वेश्चन, जिनकी लिस्ट में कुछ बता चुका हूँ। वो क्या क्या है, मैंने क्या कहा था आपको कि क्या है जी, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन रखने के लिए जी। फिर क्या कहा है जी, समटाइम वो री इन्फोर्समेंट के लिए होता है जी, समटाइम प्रैक्टिस के लिए है जी। वो अब प्रैक्टिस री इन्फोर्समेंट एक भी कह दें कोई आज नहीं है जी। अकले जी समटाइम वो सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए है जी, ठीक है, उसकी हेजिटेशन रिमूव करने के लिए है। यानी मैं जो आसान तरीन क्वेश्चन है ख़ास तौर पे जान पूछ के उस बच्चे से पूछूंगा कि जो मुझे लगता है शाय है, लेस कॉन्फिडेंट है। मैं ऐसे बच्चे से मुश्किल सवाल कभी भी नहीं पूछूंगा, या मुझे जो लगता है जिसका जवाब देने में वो बच्चा झिझकेगा, मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा उससे। और मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, जनरल क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा जी। या जनरल हो भी तो हाथ खड़ा करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा, ये उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है साथ। हम क्लियर, वो एक क्राउड नहीं बनेंगे, वो एक ऑर्गेनाइज पीपल का ग्रुप होगा फिर वो। हम क्लियर जी। और जो लिस्ट में आप जितने ऐड करते जाएं जी, फिर एक क्या मैंने क्या कहा, असेसमेंट भी हो सकती है वो जी। यानी जो कुछ मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि आया उनको पता भी चल रहा है या नहीं, उनको समझ भी आ रही है या नहीं, आर दे विद मी और नॉट। am I clear जी? That's all for today जी।